क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइए पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज regarded as remarkable event in history world. The storming of Bastille prison 14 July 1789 marked on the French Revolution. तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन कब चालू हुआ था, मतलब एक कहानी जैसे चालू हुआ था। एकदम चैप्टर की स्टार्टिंग है। जो बास्टाइल एक जेल होती है, वहाँ पे अटैक हुआ था 14 जुलाई 1789 एक रेवोल्यूशन करने के लिए। उसी को हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, आपको याद करना हो तो कर लो यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस किस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए थे। French Revolution societies were divided into three states. First state was the second state and considered the nobles, and the third state was the common people and most of the home peasant. तो कह रहा है ये इसमें कि ये जो हमारी इतने पैराग्राफ में ये कहा गया है कि कहा गया है कि जैसे फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जैसा कि इस फिगर में दिखा रहा है, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट स्टेट में हमारे कौन से लोग आते थे, जो अमीर होते थे, किंग की फैमिली से होते थे, वो लोग कौन से स्टेट में आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड स्टेट में वो लोग आते थे जो लोग चर्च या फिर क्रिश्चियन किसी पूजा पाठ करते थे क्रिश्चियन में, वो लोग सेकंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में जो हमारी नॉर्मल जनता थी वो आती थी फ्रेंच की, जैसे लेबर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक। While the peasant comprised about 90% of French Revolution owned 60% of land was member into टू स्टेट। यानी कह रहा है कि टोटल 100% में से, एक मिनट को समझा दूँ आप लोग को। तो देखो, टोटल 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, 3 स्टेट हो गए, 3 स्टेट थे हमारे। 3 स्टेट में मान लो 2 स्टेट गरीब था, 2 स्टेट अमीर था जो फर्स्ट और सेकंड था, और थर्ड स्टेट हमारा बेचारा गरीब था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके पास कितनी परसेंट ज़मीन थी, उनके पास सिर्फ हमारी 10% ज़मीन थी, और 90% जो ज़मीन थी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी। ठीक, ये आ गया हमारा। The nobility of Catholic enjoys money's privileges in French societies. ठीक, जो राजा के पास जो लोग काम करते थे वो भी फर्स्ट या सेकंड स्टेट के लोग होते थे। और इसमें हम लोग लुइस 16 आता है। हाँ, तो हम लोग ने जैसा कि एक चीज़ मैं जो आपको बोल रहा था बताना भूल, एक मिनट। हाँ, जो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, इन फ्रेंच सोसाइटी का राजा था लुइस 16, जो कि यहाँ दिया नहीं हुआ, आगे शायद दिया होगा। ठीक, हम लोग ने ये पढ़ लिया। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक, ये पढ़ लिया हम लोग ने। 2 स्टेट के लोग अमीर थे जैसे कि इस चार्ट में बता रहा है, और थर्ड स्टेट के लोग से ही ज़्यादातर टैक्स लिया जाता था। उनसे ही टैक्स लिया जाता था, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। ठीक, ये तक अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब पढ़ लेंगे द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड बाई रिलीजियस टैक्स फ्रॉम द पीपल और नोन एज टिथेट्स। चर्च के लिए भी एक तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, हर चीज़ पे टैक्स जाता था, खाने पे, कपड़े पे, और ऐसा नहीं सब के लिए टैक्स नहीं होता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे, और थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट नोन एज टेले।
और ये जो तिथेस है ये टैक्स पे किया जाता है थर्ड स्टेट के लोग को चर्च में, और ये जो टैक्स है टैले करके वो मतलब कॉमन यूज़ के चीज़ के लिए डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है, ठीक। और ये टैक्स डायरेक्ट में पे किया जाता है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते थे? तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वॉज टबैको मतलब टोबैको, सॉल्ट, एवरीडे यूज़ पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे लेते थे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग पढ़े मतलब हम लोग ने पढ़ा फ्रेंच सोसाइटी का राजा कौन था, जो कि नाम है लुई 16, ये याद रखना, ठीक। और हम लोग ने पढ़ा 3 स्टेट में डिवाइडेड है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच, और दो स्टेट बढ़िया अपना मज़े कर रहे थे, और एक ही स्टेट से टैक्स लिया जाता था, वो भी बहुत सारे टैक्स, जिसमें से 2 टैक्स कॉमन थे, एक टिथेस और एक टेल्स, ठीक। ये तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास स्टेट कैसे फाउंड हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में? पहले 2 ही स्टेट फाउंड होता था, मतलब 2 ही लोग मतलब टू टाइप के लोग रहते थे, या तो अमीर या तो गरीब, ठीक। 2 ही टाइप के लोग रहते थे, कोई मिडिल क्लास नहीं था। अब आइए देखते हैं कैसे मिडिल क्लास भी फाउंड हो गया फ्रेंच में। देयर वॉज इमर्जेंस ऑफ मैनी सोशल ग्रुप There was emergence of many social group in France 18th century। 18th century में emergence of many people group के थे। अब जैसे अब इन लोगों ने गरीब लोगों ने दे वेयर आर ट्रेडर, जिसमें सब आ जाते थे, दे वेयर आर ट्रेडर, बिजनेसमैन, लॉयर एंड टीचर्स, दे ट्रेड एंड बिजनेसमैन। अब जैसे भाई मैं अब किसी ने दुकान चालू की, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट 18th सेंचुरी में चालू हो गया था रशिया मतलब सॉरी फ्रेंच में चालू हो गया था, ठीक। अब उससे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अलग शहर में, तो वो ना एकदम अमीर बन जा रहा है, ठीक, ना वो एकदम गरीब है। मतलब वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है, और कुछ चीज़ें उनकी अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ चीज़ें उन लोगों की कंप्लीट कर पा रहा है, जैसे कपड़े उसके पास है। तो इन्हीं को चीज़ को हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, जो कि हम लोग में से बहुत लोग हैं भी। द मिडिल क्लास इन द फ्रांस इंस्पायर्ड बाई राइटिंग ऑफ थिंकर्स फिलोसोफर्स। तो ये जो मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस थे वो किससे इंस्पायर होते थे? जैसे ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनसे, जिनका नाम पेपरों में बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, जिनका नाम मैं यहाँ हल्का सा हाईलाइट कर दे, अरे सॉरी, जॉन लॉक हो जाएगा हमारा। ओ यार क्या हो रहा है मेरे साथ, एक मिनट। ये हमारा जॉन लॉक हो जाएगा और एक दो हमारे हैं, ठीक। जॉन लॉक जैसा कि दिया है, और वे तो 2-3 थे, और ये दिया है हमारा, और एक मिनट दिख नहीं रहा होगा आपको लोग, या फिर दिख रहा है, ये देख सकते हो जॉन लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन लॉक। मतलब 2-3 हमारे वो थे, क्या कहते हैं, जिनसे इंस्पायर होती थी वो फिलोसोफर्स थे, वो लोग राइट करते थे, वो पेपर्स में आता था, और उसी से हमारी इंस्पायर होती थी मिडिल क्लास जनता। आइए पढ़ लेते हैं। When the people learn about the king was planning to the future and increase the taxes, they rose in revolt। मतलब अब देखो, अभी तक तो ये लोग सह लेते थे कि चलो हम ही लोग टैक्स पे कर रहे हैं और इतनी चीज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन तब भी फ्रांस की जनता अब तक कुछ नहीं बोल रही थी। तो जो राजा था ना, वो क्या करता था, वो तीनों टैक्स नहीं लेता था, जैसा कि मैंने बताया। तो उसने क्या किया, अब देखो उसके पास बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी आर्मी वो कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए उसको, और अब वो क्या किया, देखो ब्रिटेन और यूएस की लड़ाई हुई, ठीक। ब्रिटेन और यूएस की लड़ाई हुई, उसमें उसने ब्रिटेन को पैसा दे दिया कर्जे पे, ठीक। अब ब्रिटेन चुका ना पाया वो पैसा, और फिर मतलब उस रशिया के ऊपर काफ़ी उधार हो गया। अब देखो राजा क्या कर रहा है, उधार पहले से है इतना, अब उसको क्या करना चाहिए कि पैसा बनाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लानी चाहिए, वो ये नहीं कर रहा है। वो बस थर्ड स्टेट से टैक्स लिया जा रहा है, उसी से अपने महल चला रहा है, फुल अय्याशी कर रहा था राजा, और अब उसको और पैसा चाहिए था, तो उसने और टैक्सेस लेने के लिए
टैक्स बढ़ा दिया। इसी चीज़ पे हमारी मिडिल क्लास जनता या फिर थर्ड स्टेट की जनता भड़क जाती है और इसी पे हमारा जैसे कि पढ़ा हम लोगों ने रिवॉल्ट शुरू होने की कगार पे आ जाता है। द रिवॉल्ट ब्रेक्स। ठीक, आइए द रिवॉल्ट ब्रेक्स पढ़ते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं पूरी जनता हमारी गुस्सा। वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फ्रेंच ट्रेजरी द स्टेट अंडर द हैवी डेप्ट and had no to interest to capital to improve the financial state. King decided to increase the tax level. जैसा कि हमने बताया उसके ऊपर डेप्ट हो चुका था बहुत से रीजन्स की वजह। आप जैसे किंग है वो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ लेंगे तो उसने भी बहुत ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ हुई जिसकी वजह से किंग के ऊपर डेप्ट आ गया। तो उसने क्या कर दिए, थर्ड स्टेट पे ऑल टैक्सेस लगा दिए। उन टैक्सेस की वजह से अब भाई फ्रेंच की जनता कितनी मासूम, पहले वो लोग चाह रही थी, अब लगा दिए। उन लोगों ने कहा अब नहीं सहेंगे। व्हेन द किंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ असेंबली, उसने मीटिंग ऑफ असेंबली बुलाई। कहाँ पे बुलाई ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है। ईस्टर्न जनरल पास ऑफ द न्यू टैक्सेस द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट from the meeting and demanding the person of every assembly one vote is assisting the practice of one having one vote। मतलब यहाँ पे जनता बुलाई गई फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में। ओनली मैन को ये नहीं कि वुमेन यहाँ पे ओनली मैन को बुलाई गई और एक ही वोट होता। ठीक, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट इन असेंबली इंडोर द टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में बुलाई गई थी 20 जून 1789 को। ठीक, ये बुलाई गई थी असेंबली। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर ड्यूरिंग किंग। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर ड्यूरिंग किंग में ये बुलाई गई थी। ड्यूरिंग द सेम प्राइसेस ब्रेड रोज इन द फ्रांस एंड world aggravated the unbelief the storms of when the king opportunized is and to move the Paris and accorded crown in the Bastille and liberace in the people। मतलब ये बोल रहा है कि मीटिंग बुलाई गई जिसमें अभी मैं आप लोग को आगे बता दूंगा कितने कितने मेंबर आए थे, लेकिन बता देता हूँ। थर्ड स्टेट से आए थे 600 मेंबर्स, फर्स्ट स्टेट से हमारे आए थे 300 और हाँ फर्स्ट स्टेट से, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से टोटल आए थे 300 और सेकंड स्टेट से आ गए थे 600। एक मिनट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है जैसे ये रूलिंग सिस्टम, किंग सिस्टम। हिस्ट्री में आप अगर कोशिश करिएगा किंग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंग मत लिखिएगा, मोनार्की लिखिएगा, जिससे आपको मतलब कुछ जगह काट देते हैं मोनार्की लिखने पे। ठीक, द नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट्स द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन and which we powers of the king execute the legal judge of the power were to against the different। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट ने मांग की थी कि टैक्सेस कम किए जाएं, जो किंग था उसने इन बातों पे मना कर दिया। नेशनल असेंबली हैज़ फ्लेम लॉज ऑफ द कंट्री। नेशनल असेंबली पे भी फेम लॉज होने चाहिए कंट्री पे। द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय द बॉडी इलेक्ट्रेट्स। जो मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो इनवाइटेड थे, अभी बुलाए गए थे बाय बॉडी ऑफ इलेक्टेड। द बॉडी ऑफ इलेक्टेड क्या है? द बॉडी ऑफ इलेक्टेड है यानी इलेक्टेड सिटीजन हु पे टैक्सेस, यानी जो आदमी टैक्सेस पे कर रहा है सिटीजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इलेक्टेड। आ सकते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। हु पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से टैक्सेस कौन पे करता था ये पूछ रहा है। अरे यार, तो टैक्सेस मैन पे करते थे। वेयर सिटीजन एंड अदर मैन एंड वुमेन, सब मतलब मैन और वुमेन दोनों टैक्सेस पे करते थे एंड वुमेन राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस graduated the right of the freedom and speech and
इक्वल बिफोर, मतलब वहाँ पे वुमेन को भी राइट नहीं दिया जाता था वोट करने का, लेकिन उनसे टैक्सेस ले लिए जाते थे। ये जैसे कि ये चार्ट में समझाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, आगे हम लोग जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल असेंबली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेंगे नया टॉपिक, अबॉलिशन ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। तो ये जो आप देखिए नाम दिया है, बिकॉज द लुइस 16 वेयर रिड्यूस्ड ही आस्क्ड टू हेल्प फ्रॉम क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रेलियन मोनार्ची। वो जो लुइस 16 था उसने हेल्प मांगी क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलियन मोनार्ची से। हाउएवर द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रांस फॉर्म्ड बाय लार्ज आर्मीज एंड वेयर द अगेंस्ट द क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है ये जैसे। तो मतलब उसने मदद मांगी ये दो देशों से, प्रोडेशिया और ऑस्ट्रिया। तो ये जो दो देश हैं यूरोप में है। फिर अभी हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये जैकोबिन क्लब वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। तो जैकोबिन क्लब इन द फ्रांस बाई फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। अब जैसे जो जैकोबिन क्लब था वो किसके द्वारा फॉर्म हुआ था। अब जैसे हम हैं, आप है, हम सब कॉमन पीपल हैं। मान लो हम लोग थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास आदमी हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे हम लोग पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, और हम लोग क्या है, मैन है। वुमेन इसमें नहीं इन्वॉल्व थी, वुमेन का अलग था। तो ये जो जैकोबिन क्लब है, हम लोग 25, तो इसमें 25+ लोगों के ओनली मेन थे। ठीक है। जैकोबिन क्लब वॉज फॉर्म्ड बाई रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। जो लोग रेवोल्यूशन करने का चाहते थे फ्रांस में, उनसे फॉर्म हुई थी। स्मॉल शॉपकीपर से वॉच मेकर, पेस्ट्री कुक, पेंटर, सब थे, सर्वेंट तक। ये कब हुआ था, ये 1792 सप्लाइज हुई थी। जैकोबिन क्लब अराउंड द पीपल ऑफ स्टॉप एंड प्लेस ऑफ द इम्प्रेस द रॉयल फैमिलीज ऑफ फ्रांस। तो जैकोबिन क्लब था। ठीक है। और ये किसके द्वारा लीड किया जाता है, जैसे कोई ना कोई क्लब किसी के द्वारा तो लीड किया ही जाता है। अब जैसे बीजेपी है हमारा, उसमें मोदी जी और सीएम हमारी योगी आदित्यनाथ हैं, और अलग अलग पार्टी को अलग अलग लीड करते हैं। तो इस क्लब को जैसे कौन लीड करता था, दिस डेवलपमेंट लेड टू द चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हेल्ड ऑन 21 ईयर ऑफ एज राइट टू वोट। मतलब 21 से ज़्यादा की एज को राइट टू वोट था, और वो सिर्फ वुमेन को नहीं। मोनार्ची हैज़ अबॉलिश्ड एंड फोर्स एंड बिकेम रिपब्लिक। तो ये था हमारा लुइस 16 का कहना। किंग लुइस 16 एक्सटेटेड 21 जनवरी 1793 एंड हीज क्वीन मार्ली वॉज एक्सिक्यूटेड लेटर। आप देखो, अब थोड़ी कहानी ख़त्म होती है, हमको दिख रही है हम लोग को क्या हुआ। शुरुआत से रिकैप दे रहा हूँ। राजा था लुइस 16, उसके ऊपर डेप्ट आ गया था। ठीक, और वो अपने फर्स्ट और सेकंड स्टेट से पैसा नहीं ले रहा था, जिसमें उसके सारे दोस्त रिश्तेदार सब थे, और थर्ड स्टेट कॉमन जनता से पैसा ले रहा था। उसने और पैसा बढ़ा दिया। ये लोग रेवोल्यूशन करते रहे और जैकोबिन क्लब फाउंड हुआ। 10 की मीटिंग भी हुई, इसमें उसने मना कर दिया कि हम लोग टैक्स नहीं करेंगे। तो अब भाई सर के ऊपर से पानी जा रहा था थर्ड स्टेट के ऊपर के, तो इन लोग ने एक क्लब बनाया जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इसके बाद बहुत रेवोल्यूशनरीज हुई, और बाद में किंग और क्वीन को 21 जुलाई 1793 को मार दिया गया। एक था राजा एक थी रानी, ख़त्म हो गई कहानी। अभी थोड़ा बाकी है हमारा चैप्टर। अब रीजन ऑफ टेलर। अब मैक्सिम रोबेस्पियर ने क्या किया, उसने पहले इन लोगों का साथ दिया। ठीक है, उसने इन लोगों का साथ दिया राजा और रानी को मरवाने में। ये 1793, तो सब लोग सोचे वाह ये तो हमारे देश को अच्छा ले जाएगा, लेकिन इसने बाद में क्या किया 1 सालों में, आइए पढ़ते हैं। रीज ऑफ टेलर इसी को कहते हैं।
ये पीरियड 1793 से 1794 में हुआ था, जिसको हम लोग रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। रोबेस्पियर द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब था एंड फॉलोड द पॉलिसी एंड सम द प्रेजुडिसमेंट एंड नोबल्स ऑफ द पीपल कंसीडर। मतलब ये हुआ था, ये जो नया लीडर था जिसको सब लोग भगवान समझते थे, वो इवन चर्च जो वहाँ की चर्च थी उसको ऑफिसेस बिल्डिंग बना देता था। और वो क्या कहते हैं, ब्रेड के प्राइसेस सिर्फ एक कर देता था। मतलब पहले फ्रांस में ऐसा होता था कि जैसे ब्रेड अलग अलग होते थे, अमीर लोग एक ब्रेड खाएंगे और गरीब लोग एक ब्रेड, मतलब अलग डिवाइड था। इसने कहा एक ही टाइप का ब्रेड होगा जो सब खाएंगे। और इसने बहुत सारी मतलब किल लोगों को करने लगा, मतलब आतंक एक तरीके से इसने मचा दिया। और इसने एक मशीन भी बनाई थी जिसका अभी मुझको नाम नहीं है, लेकिन मैं उसको आप उसको देखा होगा, अभी इसमें फिगर तो नहीं दिया है। जो भी इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, रेवोल्यूशन करता, वो उसको मार देते उसी मशीन में डाल के। ठीक, तो जैसा कि देख सकते हैं, मीट एंड ब्रेड वेयर रेशनाइज, ग्रेन वेयर सोल्ड एंड फिक्स्ड, यूज ऑफ एक्सपेंसिव इक्वलिटी हैड, चर्चेज वॉज सर्टेन टू डाउन, चर्चेज तक को बंद करवा दिया था। तो यही उसने किया। तब फ्रांस की जनता ने फिर से रेवोल्यूशन किया और इसी की बनाई हुई मशीन से इसी को मार दिया 1794 में। ठीक, इतना पढ़ लिया हम लोग ने। फिर क्या आ गए हमारे नेपोलियन भाई साहब। अभी नेपोलियन के बारे में हमें बहुत पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि नेपोलियन आया और इन लोग के बारे में मतलब फॉल से बचा लिया इन लोग को और ढंग जगह कर दिया। डायरेक्टरी ऑफ काउंसिल 5 मेंबर एंड द काउंसिल फ्रीक्वेंटली लीगलिस्ट एंड राइज ऑफ मिलिट्री हुई नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन लोग का राजा बन गया। अब आगे क्या हुआ आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन टू द रेवोल्यूशन। अब वुमेन का क्या था, वुमेन वेयर एक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन भी एक्टिव थी, उन लोग को वुमेन राइट नहीं मिलता था। वुमेन इन द फ्रांस नॉट एवर प्लेड, वुमेन आर अरेस्टेड इन हार्ड वर्क। मतलब फ्रांस में ऐसा हो गया था जब लुई 16 का वो था, लुई 16 का राज था। मतलब जब राजगुरु, मतलब वो जब क्या कह रहा हूँ मैं, जब वो राजा था लुई 16, तो वो जंग भी लड़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग मर जाए थे। तो ऐसे नहीं कि कोई आर्मी, उसने ऐसे ही गांव में गए 15-20 लड़कों को उठा लिए, कहे चलो तुम आर्मी में। तो जब लोग बड़े बड़े मैन आर्मी में चले जाते थे, तो ये हमारी वुमेन थी, वो पैसा भी कमाती थी और ऊपर से घर भी संभालती थी। जैसे वो लोग काम करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों में, और टैक्सेस भी पे करती थी। ऊपर से उनके पति नहीं तब मतलब जंग में गए हैं, टैक्सेस भी पे करती थी और क्या कहते हैं अपना घर भी संभालती थी। ठीक, ये था वुमेन का। और वुमेन वेयर स्ट्रगलिंग टू, मतलब वुमेन स्ट्रगल कर रही थी, कितने सालों तक वो स्ट्रगल करती रही कि उनको वोटिंग राइट मिल जाए। द फ्रेंच वुमेन गेट फाइनली वोटिंग राइट इन 1946। फ्रेंच वुमेन को फाइनली वोटिंग राइट मिलता है 1946 में। आइए पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जैकोबिन क्लब वाज द, लेकिन ये जो हमारा 1 साल के लिए राजा था ना मैक्सिस प्रायर, उसने एक और काम बेकार किया था। उसने स्लेवरी को क्या कहते हैं बंद करवा दी थी। मतलब अच्छा काम किया था। स्लेवरी मतलब क्या होता है, स्लेवरी मतलब जो यूरोप के लोग थे वो लोग जाते थे अफ्रीका में और वहाँ से मतलब आदिवासी लोग को उठा ले आते थे, मारते थे उन लोग को और उन लोग से काम करवाते थे। ऐसे ऐसे मतलब उन लोग की हालत ऐसी थी, मतलब जैसे आप दुकान, मतलब जैसे कुत्ता उत्ता नहीं खरीदते वैसे फ्रेंच के यूरोपियन लोग खरीदते थे उन्हें काम करने के लिए। आफ्टर बीइंग जैकोबिन क्लब स्लेवरी वॉज अगेन रिड्यूस। ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब चला गया, बाद में मार दिया गया, तो उसके बाद जब नेपोलियन का राज था तब भी स्लेवरी चालू हो गई। स्लेवरी का मतलब इतना समझ लो, अफ्रीका से लोग को उठा के ले जाते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे, खाना नहीं देते थे, मारते पीटते थे। ये होता था अबाउट स्लेवरी में। ठीक, द चैप्टर इट एंड्स। ये दोनों चैप्टर का पूरी ऊपर रेखा थी और डिटेल में भी हम लोग गए इस चैप्टर के। थैंक यू दिस चैप्टर।